आज की जो ये हमारी क्लास है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट हमने डिस्कस करा था उस फॉर्मेट को लेकर है। आज हम सीखेंगे कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इतनी सारी चीज़ें आई थी किस तरह से आती हैं, कैसे हम निकालते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, फॉर्मेट आपने करा था, आपके पास फॉर्मेट था। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ, जो आपके पास था आप उसी को लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेट मी चेक, अगर मेरे पास आसानी से मिल जाए फॉर्मेट। लीजिए, ये रहा आपका फॉर्मेट जो आपने फॉर्मेट बनाया था। ठीक है, ये फॉर्मेट था। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और देखते हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वर्किंग नोट से आपने निकाला था, और वर्किंग नोट ये आपकी पीछे ये हुई थी। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स आपका हुआ था। आ गई बात समझ में? ये रहा। अब ये किस तरीके से निकलता है ये हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ये जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमें निकालना है, ये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलिए, मैं इस नेट प्रॉफिट को निकालने के कुछ केसेस हैं वो डिस्कस करता हूँ आपके सामने, और ये आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना। ये लीजिए, ये मैं किसका दिखा रहा हूँ आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जो जो चीज़ें आई हैं उसमें जो ये नेट प्रॉफिट है इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी एडजस्टमेंट नंबर ये रही। देखिए, ये बात तो आपको पता है कि आपको बैलेंस शीट गिवन होगी 2 साल की, और नेट प्रॉफिट आपको पता है कहाँ पर गिवन होता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ गिवन होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। जो बैलेंस शीट आपने बनाई थी, ठीक है, आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बैलेंस शीट गिवन होती है, ठीक है, जैसे मैं ये आपको दिखाऊं, ये बैलेंस शीट गिवन है। ये शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे, नोट नंबर 1 में ये आ गया सरप्लस यानी कि प्रॉफिट। तो बेटा, ये जो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा कहाँ मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो चलिए, वो तो देखने से मिल ही जाएगा। जो कंपनी के प्रॉफिट का नाम होता है नेट प्रॉफिट का, उसे हम लिखते हैं सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर है बात? ये मैंने यहाँ पर लिया है, करंट ईयर लिया है 31 मार्च 2019, और प्रीवियस ईयर लिया है 31 मार्च 2018। क्लियर हो गई बात? ये जो बैलेंसेस आपको गिवन होते हैं साल के आखिरी दिन गिवन होते हैं। ठीक है, तो ये पिछले साल का आखिरी दिन क्या कहलाएगा? 31 मार्च 2018। और इस साल का आखिरी दिन क्या कहलाएगा? 31 मार्च 2019। क्लियर हो गई बात? ये तो ये पिछले साल का आखिरी दिन है, ये करंट ईयर का आखिरी दिन है। क्लियर है ये चीज़? चलिए, मैंने ये बहुत सारे केसेस लिए हैं, बहुत आसान है। करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और प्रीवियस ईयर में है 1,80,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? ये तो मुझे जब ये निकालना होगा नेट प्रॉफिट, तो मुझे क्या फॉर्मूला लेना है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखिए, अब मैं यहाँ लेता हूँ, ये क्लोजिंग है, ये क्या है? ओपनिंग। आपको पता है पिछले साल के आखिरी दिन का बैलेंस दे रखा है और इस साल के आखिरी दिन का। ठीक है, एक बात आपको पता है, कल रात का क्लोजिंग आज सुबह का क्या होता है? ओपनिंग होता है। तो पिछले साल का आखिरी दिन का हो इसे, या इस साल का पहला दिन का हो। ठीक है, इस साल का पहला दिन का हो या पिछले साल का आखिरी दिन, एक ही बात है। तो जो पिछले साल के आखिरी दिन बैलेंस होता है वो ओपनिंग होता है, और इस साल के आखिरी दिन जो होता है वो क्लोजिंग होता है। क्लियर है बात ये? चलिए देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग 2 लाख है,
क्लोजिंग ये आ गया, फॉर्मूले का माइनस का साइन आ गया, 1,80,000 माइनस करा, कितना आंसर आया 20,000। अगर ये फिगर पॉजिटिव आए तो ये नेट प्रॉफिट है, आप यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रॉफिट कितना 20,000 रुपये। क्लियर हो गई बात ये। चलिए देखिए, अब ये 1,00,000 मैंने है ना, बस नंबरिंग आगे पीछे करिए, 1,70,000 2,00,000 रुपये, कोई बात नहीं। फॉर्मूला याद रखिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग 170 है, ओपनिंग 2,00,000 है, नेगेटिव आ गया 30,000, नेट लॉस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस, और इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे इसे? ब्रैकेट में। क्लियर हो गई बात ये। चलिए आगे देखिए, ये 2,00,000 है और ये कितना है 2,00,000 रुपये। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग भी 2,00,000 है, ओपनिंग भी 2,00,000 है, 2,00,000 माइनस 2,00,000 कितना आ गया 0। तो ना तो नेट प्रॉफिट आया ना नेट लॉस आया। तो आप यहाँ नेट प्रॉफिट 0 लेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें आएंगी। और चाहें तो अगर नेट प्रॉफिट 0 आया तो नेट प्रॉफिट ना लिखें, यही ले लें, और अगर लिखना है तो नेट प्रॉफिट 0 लिख दें। ठीक है। इसी तरीके से अब मैंने क्या करा, करंट ईयर में मैंने लिया 1,00,000 रुपये, प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपको याद रखना है, क्लोजिंग ये रहा माइनस का ओपनिंग, तो कितना आ गया 1,00,000 रुपये, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो वो 0 आएगा, 1,00,000 ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर है बात। अब उसके बाद ये मैंने करंट ईयर में कुछ नहीं लिया, प्रीवियस ईयर में 2,00,000 रुपये लिए, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है 0 माइनस ओपनिंग कितना है 2,00,000, तो 2,00,000 रुपये नेगेटिव आया, जिसे हम नेट लॉस बोलेंगे। क्लियर है। करंट ईयर में नेगेटिव है 10,000, प्रीवियस ईयर में 30,000। ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब एक चीज़ याद रखिएगा, पहली बार यहाँ ब्रैकेट वाली फिगर आई है। अगर आपको ब्रैकेट वाली फिगर मिले तो ब्रैकेट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंडिकेट करता है माइनस का साइन। फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो मेरा क्लोजिंग कितना है माइनस का 10,000। देखिए मैंने माइनस का 10,000 लिखा, क्योंकि ब्रैकेट की जगह मैंने माइनस लिखा और 10,000 लिख दिया। फॉर्मूले का ये माइनस का साइन ये आ गया, और ओपनिंग कितना है 30,000, 40,000 रुपये नेट लॉस आ गया आपका। क्लियर है बात। अब इसी तरीके से 40,000 क्लोजिंग है और ओपनिंग कितना है ब्रैकेट में 30,000, कोई बात नहीं। क्लोजिंग कितना 40,000 आ गया। अब ये बताइए, एक तो फॉर्मूले का माइनस का साइन है, और ये जो ब्रैकेट है 30,000, इसका जो ब्रैकेट है ये माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 30,000 कितना आ गया 70,000 नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पर दोनों ही माइनस है, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो मैं 70,000 को माइनस का 70 लिखा, फिर फॉर्मूले का माइनस है, तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 50,000। तो -70 + 50 कितना आ गया नेट लॉस माइनस का 20,000। उसके बाद ये ब्रैकेट में 40,000 है, ये ब्रैकेट में 70,000 है, तो जो आपका ब्रैकेट है उसके साथ तो माइनस का साइन लगा दीजिए। फॉर्मूला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग हो गया माइनस का 40, फिर माइनस फॉर्मूले का है और माइनस का ये माइनस माइनस प्लस होकर 70, कितना आ गया नेट प्रॉफिट 30,000। ये आपका क्लोजिंग, ये आपका ओपनिंग, तो क्लोजिंग माइनस का 20,000 आया, फिर ये माइनस का साइन और ये ब्रैकेट का माइनस माइनस प्लस 0 आ गया। यहाँ मैंने करा क्या, इनमें से कोई सा भी एक केस आपको गिवन हो सकता है प्रॉफिट के रिगार्डिंग, कोई सी भी सिचुएशन आ जाए। आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमें करना है, और जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट में। अगर ये नेगेटिव आ रहा है आंसर तो नेट लॉस आ जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो नेट लॉस लिखा जाएगा यहाँ, और यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है, नेट लॉस कम होता है। क्लियर हो गई बात ये आपके। ठीक है, तो ये पहली एडजस्टमेंट थी कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो आपने कर ली। अब बेटा हम बात करते हैं, ये जो हमने यहाँ पर 4 चीज़ें ऐड करी हैं, ऐड ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व,
अगर बढ़ता है। तो मैं अब जनरल रिजर्व वाली बात आपको बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये सारी जो है ना, आपने जो फॉर्मेट बनाया होगा, फॉर्मेट के बाद ये वर्किंग करी होगी, उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूँ इसे अपने रजिस्टर में कॉपी करिएगा। क्लियर हो गई बात ये। अब चलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पर नेट प्रॉफिट में जनरल रिजर्व को ऐड करा है। सवाल ये है क्यों ऐड करा। देखिए ये बात तो आपको अच्छे से पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है कंपनी का जो हर कंपनी को बनाना कंपलसरी होता है, और साथ ही साथ ये वो स्टेटमेंट है जो हमें एक कंपनी की एग्जैक्ट कैश पोजीशन बताता है कि एक कंपनी के पास कितना कैश आया पूरे साल में और कितना कैश चला गया। ये हमें घुमाता फिराता नहीं है, ये हमें एग्जैक्टली बता देता है कि एक कंपनी ने पूरे साल में कितना कैश लिया और कितना कैश पे कर दिया। अब आप एक चीज़ ये देखिए ध्यान से, ये आपका मान लीजिए प्रॉफिट है। क्या है ये आपका प्रॉफिट है जिसे हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। एक बात याद रखिएगा, जितने भी रिज़र्व बनते हैं, जो भी रिज़र्व होते हैं, चाहे वो जनरल रिज़र्व हो, चाहे वो स्पेसिफिक रिज़र्व हो, डिविडेंड रिडम्शन, वो डिबेंचर रिडम्शन रिज़र्व हो, या सिंकिंग फंड हो, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिज़र्व हो, कोई सा भी रिज़र्व हो, हमेशा प्रॉफिट में से बनता है। ठीक है, किस में से बनता है? प्रॉफिट में से बनता है। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये पूरा नेट प्रॉफिट है। हमने क्या करा, इसमें से जनरल रिज़र्व ये जो है इतना हिस्सा जनरल रिज़र्व के लिए रोक लिया। तो अब मैं अगर इस फिगर को इस तरीके से बनाऊं, ये मेरा हो गया नेट प्रॉफिट, और ये मेरा कितना आ गया जनरल रिज़र्व, अलग से आ गया ये जनरल रिज़र्व। ठीक है, अब मुझे ये बताइए एग्जैक्टली वैसे आपका प्रॉफिट है कितना? ये पूरी फिगर आपकी नेट प्रॉफिट है या नहीं? ये पूरी फिगर क्या है, मतलब ये यहाँ जो हमने जनरल रिज़र्व का हिस्सा अलग करा, ठीक है, ये पूरी फिगर आपकी नेट प्रॉफिट है। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी बातें सही सही दिखाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे सही नेट प्रॉफिट जानना हो तो मुझे ये बताइए, ये पूरा जो स्क्वायर में बना हुआ है ये मेरा नेट प्रॉफिट है। अगर मुझे अपना पूरा नेट प्रॉफिट जानना है तो बताइए, नेट प्रॉफिट में मुझे जनरल रिज़र्व को ऐड करना पड़ेगा या नहीं? मुझे क्या करना पड़ेगा? जनरल रिज़र्व को ऐड। अगर मैं जनरल रिज़र्व को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मुझे एग्जैक्टली पूरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ था। तो बेटा ये वजह होती है जनरल रिज़र्व को ऐड करने की। तो ये जो हमने यहाँ पर ऐड करा है जनरल रिज़र्व को, जनरल रिज़र्व इस वजह से ऐड होता है ताकि हमें सही तरीके से नेट प्रॉफिट पता चल जाए। दूसरी बात आप मेरी ध्यान से सुनिएगा, जनरल रिज़र्व क्या होता है? जनरल रिज़र्व एक ऐसा रिज़र्व होता है, देखिए पहले तो रिज़र्व की डेफिनेशन क्या है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो ये सोचकर रुका लिया जाता है कि फ्यूचर में काम आएगा। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ये सोचकर रुका लिया जाता है कि फ्यूचर में काम आएगा, उस हिस्से को हम जनरल रिज़र्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उस हिस्से को हम जनरल रिज़र्व कहते हैं। और बेटा याद रखना, जनरल रिज़र्व किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जनरल रिज़र्व कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। मतलब लाइबिलिटी पे करनी है, नुकसान से कंपनसेट करना है, किसी भी पर्पस के लिए जनरल रिज़र्व इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ये सोचकर रुका लिया जाता है कि फ्यूचर में काम आएगा, उसे हम रिज़र्व बोलते हैं। और हम रिज़र्व बनाकर चलते हैं। जैसे ये होता है ना, जब आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप ये चाहते हैं इनमें से कुछ सेविंग कर लो, कुछ खर्च कर लो। वो जो सेविंग है वो बुरे वक्त में काम आ जाती है। इसी तरीके से ये जनरल रिज़र्व भी कंपनी के लिए बुरे वक्त में काम आ जाता है। क्लियर हो गई बात ये। अब जनरल रिज़र्व किस तरीके से गिवन होगा वो आपको याद करना है। वो हमारी दूसरी एडजस्टमेंट है। ये देखिए, ये रही आपकी दूसरी एडजस्टमेंट जनरल रिज़र्व की। सबसे पहली बात, ये जो जनरल रिज़र्व है ये आपको कहाँ मिलेगा? रिज़र्व एंड सरप्लस में। प्रॉफिट भी रिज़र्व एंड सरप्लस में मिलता है, जनरल रिज़र्व भी। जितने भी रिज़र्व हैं सब किस में मिलेंगे?
रिजर्व एंड सरप्लस में मिलते हैं। तो ये जनरल रिजर्व में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यानी कि जनरल रिजर्व आपको रिजर्व एंड सरप्लस में गिवन होगा और ये इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। क्या हो रहा होगा? इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इंक्रीज कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आपका 31 मार्च 2020 करंट ईयर है और 31 मार्च 2019 प्रीवियस ईयर है, ठीक है। यहाँ जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपये और यहाँ दे रखा है जनरल रिजर्व 50,000 रुपये। ये आपको जनरल रिजर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व, ठीक है। तो मैं कैसे कहूँगा? 30,000 से 50,000 हो गया, बढ़ गया, तो ये कहलाता है इंक्रीज़। क्या कहलाता है? ये इंक्रीज़ कहलाता है। तो कैसे याद करना है? एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। आप क्या लेना? डिफरेंस। तो बताइए इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। और इस 20,000 को आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना। देखिए मैंने यहाँ ऐड करा या नहीं? ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अगर आप ये ट्रांसफ़र टू भी ना लिखें, सिर्फ जनरल रिजर्व लिख दें, तब भी आपका सही है। तो ये जनरल रिजर्व जो ऐड होता है वो इंक्रीज़ वाला होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये इंक्रीज़ हुआ, 30,000 से 50,000 हो गया। क्लियर हो गई बात ये? तो जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। आपको क्या लेना है? डिफरेंस लेना है और नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना। ये नेट प्रॉफिट आपका ये वाला है, ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है, ये वाला नेट प्रॉफिट आपको लेना है। क्लियर हो गई बात ये? अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर जनरल रिजर्व इंक्रीज़ ना हो, डिक्रीज़ हो, तो हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अगेन रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ मिलता है। मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ मिलता है। डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जनरल रिजर्व डिक्रीज़ होता है, इसका मतलब हमने इसे यूटिलाइज़ कर लिया। क्या कर लिया? हमने इसे यूटिलाइज़ कर लिया। और अगर इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब मोर क्रिएटेड, हमने जनरल रिजर्व और बना लिया। हमने जनरल रिजर्व क्या कर लिया? और बना लिया। तो सिंपल है, अगर जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, डिफरेंस लेना है। अच्छा, डिक्रीज़ आपको कैसे देखना है? जैसे मान लीजिए अगर आपका 31 मार्च 2020 और ये 31 मार्च 2019 है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया 40,000 रुपये और यहाँ मैंने लिया 25,000 रुपीज़। तो बताइए डिफरेंस कितना आ गया? ये 15,000 रुपये आ गया। अच्छा, आप किसी भी चीज़ का बढ़ना और घटना कैसे चेक करेंगे? याद रखना, प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करना करंट ईयर की तरफ। प्रीवियस ईयर से अगर करंट ईयर की तरफ बढ़ रहा है तो इंक्रीज़। जैसे ये प्रीवियस ईयर से हमने स्टार्ट करा, 30,000 से 50,000 हुआ, तो हम ये कहेंगे 20,000 से इंक्रीज़ हो गया। क्या हो गया? ये 20,000 से क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। क्लियर हो गई बात ये? और अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की तरफ कम हो गया तो मैं कहूँगा ये डिक्रीज़ हो गया। क्या हो गया? ये आपका डिक्रीज़। तो बेटा आपको क्या करना है? अगर जनरल रिजर्व डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर आप यहाँ ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर लेस। आप लिखेंगे लेस जनरल रिजर्व और इसे घूंघट यानी कि ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। कहाँ लिख लेना? नेगेटिव लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहो तो लिख सकता हूँ, वैसे आपको मैंने यहाँ बता दिया, आप इस चीज़ को याद रखना। एक्चुअली ये जो कम होने वाला जनरल रिजर्व होता है, ये ट्रीटमेंट क्वेश्चन में ना के बराबर आता है, ठीक है। ज़्यादातर यही ट्रीटमेंट आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ जनरल रिजर्व इज़ डिक्रीजिंग इट मीन्स दैट जनरल रिजर्व हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस। इज इट क्लियर? एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी करा है, लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट। आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। क्लियर हो गई? तो यहाँ जनरल रिजर्व ऐड तब होगा जब इंक्रीज़ होगा और लेस तब होगा जब डिक्रीज़ होगा। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, तो मैंने इसे ऐड करके दिखा दिया। और अगर लेस हो रहा है
जनरल रिज़र्व कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो बेटा आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कहलाते हैं जेड प्लस पॉइंट्स, यू कैन से ज़बरदस्त पॉइंट्स। और ये वो पॉइंट्स हैं जिनको याद किए बिना आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर ही नहीं सकते। और ये वही पॉइंट्स हैं जो फॉर्मेट में हैं। देखिए ये नेट प्रॉफिट फॉर्मेट का पार्ट है, जनरल रिज़र्व फॉर्मेट का पार्ट है। तो फॉर्मेट में जो जो चीज़ें आई थी, मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस करा था कि फॉर्मेट में जो जो चीज़ें आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर जो अभी हमारा चल रहा है इसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये कॉपी करना है, ये आपकी पहली एडजस्टमेंट है और ये आपका सेकंड जेड प्लस पॉइंट है और ये पहला जेड प्लस पॉइंट है। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे आगे की तरफ चलकर के और क्या क्या है। ज़रा पहले इसे पूरा कर लेते हैं। बेटा ये यहाँ मैंने लिया प्रोपोज डिविडेंड और यहाँ मैंने लिया इंटरिम डिविडेंड, लिया प्रोपोज डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, दोनों को ऐड करा है। मैं रीज़न बता देता हूँ दोनों को ऐड करने के पीछे, दोनों होते क्या हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तो पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रोपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड आपको क्यों ऐड करा। तो देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिए, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, EBIT वाली टेबल करी थी या नहीं करी थी, ठीक है। चलिए वही मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। ये आपने EBIT लिया था, इसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस करा था, क्योंकि सबसे पहला हक ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर किसका होता है, जिन लोगों ने आपको उधार में पैसा दिया है और जिन पर आप उन्हें इंटरेस्ट देते हैं। तो सबसे पहले ये फिक्स होता है, ये तो देना ही देना है। देखिए डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट या लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो सिक्योर्ड होता है। अगर प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट में से दीजिए, नुकसान हुआ है फिक्स असेट्स को बेच कर दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट देनी कंपलसरी होती है। तो इस वजह से सबसे पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, EBT आएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या गया हमारे पास, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से मैं टैक्स माइनस करूँगा, ये टैक्स मैंने माइनस करा तो मेरे पास क्या आया, EAT आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आया। क्लियर है बात। अब इसमें से हालांकि हमने सिर्फ यहीं तक करा है और आपको करना भी यहीं तक है 12th क्लास में, हालांकि इसके बाद भी होता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कि जो शेयर्स ख़रीदते हैं प्रेफरेंस, उन्हें प्रेफरेंस डिविडेंड हम देते हैं। तो हमारे पास क्या बचकर आता है, EAE, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, ये जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी आया है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा तो हम बांट देते हैं। ठीक है, इस अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी का जो हिस्सा हम बांटते हैं, ठीक है, वो डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, डिविडेंड। लेकिन कौन सा डिविडेंड, इक्विटी वाला। और कुछ हिस्सा ये सोचकर रुका लिया जाता है कि फ्यूचर में काम आएगा, जिसे हम रिजर्व बोलते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर हो गई बात ये। तो पता चला। अब देखिए हमारे यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो हम इसे हटा देंगे, यही हमारा नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो पता चला जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसी में से क्या बनता है, डिविडेंड बनता है और उसी में से जनरल रिजर्व बनता है। तो मुझे सिर्फ ये बताने के पीछे एक रीज़न आपको ये देना था कि जितने भी रिज़र्व बनते हैं वो नेट प्रॉफिट में से बनते हैं, जितने भी डिविडेंड बनते हैं वो किस में से दिए जाते हैं, प्रॉफिट में से। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड एक रिटर्न है जो दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने हमारे शेयर्स ख़रीदे हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे पैसा चाहने के लिए मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए, उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं पब्लिक को शेयर्स बेचूँगा और उसके बदले पब्लिक से पैसा ले लूँगा। तो मैं पब्लिक का पैसा लेकर बिजनेस में लगाऊँगा। पब्लिक ये कहेगी भाई हमने आपको पैसा दिया, आप इसके बदले हमें क्या दोगे। हम ये कहेंगे पब्लिक ध्यान से सुनो, हम आपको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे रिटर्न में। तो पता चला ये डिविडेंड किस में से दिया जाता है, ये प्रॉफिट में से ही दिया जाता है।
तो वही सेम लॉजिक यही वाला कि ये आपका पूरा क्या है, नेट प्रॉफिट है, ये रहा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा, ये नेट प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका डिविडेंड है, क्लियर हो गई बात। तो अगर मैं इसे इस तरीके से ले लूँ, नेट प्रॉफिट आपका ये आ गया, और अगर आप देखें आपका डिविडेंड ये आ गया, ये डिविडेंड आ गया। तो बेटा अगर मुझे सही नेट प्रॉफिट जानना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी बातें सही सही लिखी जाती हैं जो एग्जैक्टली था, तो अगर मुझे सही नेट प्रॉफिट जानना है तो मुझे इस डिविडेंड को इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डिविडेंड को इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरे पास सही नेट प्रॉफिट आ जाए। तो ये वजह होती है नेट प्रॉफिट में डिविडेंड को ऐड करने की, चाहे कोई सा भी डिविडेंड हो, इंटरिम हो, प्रपोज डिविडेंड हो, कोई सा भी डिविडेंड हो, हम इस वजह से ऐड करते हैं ताकि हमारे पास नेट प्रॉफिट की सही फिगर आ जाए। क्लियर हो गई बात। ये होते क्या हैं अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि इसकी सेपरेट एडजस्टमेंट है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही, देखिए इंटरिम डिविडेंड की सेपरेट एडजस्टमेंट हो चुकी है, प्रपोज की हुई है, लेकिन ये थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो और बाकी प्रोविज़न फॉर टैक्स भी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है ना, प्रैक्टिकली जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की जो वर्किंग नोट्स है सबसे पहले आप उसे करेंगे। उसके लिए आप ये टेबल बनाएंगे, इसके मार्क्स होते हैं मैनी टाइम्स दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ हाफ मार्क इज़ कंपल्सरी और यू मे बी गिवन 1 मार्क फॉर दिस कैलकुलेशन। इज़ इट क्लियर। और ये आपको करके दिखानी होती है। तो इसमें ये 4 चीज़ें ऐड होती हैं। कितनी चीज़ें ऐड होती हैं? 4। अब ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन में चारों गिवन हो, इनमें से हो सकता है एक गिवन हो सकता है 2, हो सकता है 3 और हो सकता है चारों गिवन और हो सकता है एक भी ना गिवन हो। तो कहने का मतलब ये है जो गिवन है वो ले लेना, जो नहीं गिवन वो नहीं लेना। ठीक है। याद करने का तरीका, नेट प्रॉफिट लेंगे, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे, फिर हम लेंगे जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व कैसे याद करना, अगर बढ़ेगा तो ऐड करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। उसकी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये वाला पार्ट ये रहा। क्लियर हो गई बात। ये दूसरा, 2 डिविडेंड आते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। लेकिन प्रपोज कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर का। क्यों लेना है इसका आंसर आगे बताया जाएगा। इंटरिम डिविडेंड आपको लेना है और साथ ही साथ आपको क्या लेना है? प्रोविज़न फॉर टैक्स लेना है करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का भी होता है लेकिन आपको कौन सा लेना है? करंट ईयर का। क्यों लेना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल कर आएगा फाइनल, वो निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या निकल कर आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देखिए, तो अब हमारा ये जो फॉर्मेट था, ये रहा फॉर्मेट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हमने निकाल लिया। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप कैलकुलेशंस करते हैं ना, आप निकालना क्या चाह रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालना चाह रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मैं आपको रीज़न देता हूँ ऐड क्यों करा मैंने आइटम्स टू बी एडिड को, यानी कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। ठीक है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने ऐड क्यों करा? चलिए इसके लिए मैं आपको अब ये देखिए, यहाँ ये आइटम्स टू बी एडिड का दूसरा नाम होता है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसे भी बेटा हम ज़रा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा क्यों ऐड करते हैं। आप 11th क्लास याद करिए। 11th क्लास में आप क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे या नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता था। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि ये आइटम्स टू बी एडिड हमने ऐड क्यों करा। ठीक है बेटा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आपको नेट प्रॉफिट मिलता है ना, ये यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आपका आता है, क्या सवाल ये उठता है, क्या ये जो नेट प्रॉफिट आया है, क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट कंपनी के पास होता है या ऊपर नीचे होता है? वो हम देखेंगे। तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत कहाँ से होती है? जो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है वो हम इसमें दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो मैंने मान लो मैंने यहाँ पर दिखाया 1,00,000 रुपये। कितना दिखाया मैंने यहाँ पर? ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपये, और मेरी पॉकेट में भी 1,00,000 रुपये है। ठीक है, मेरी पॉकेट में भी 1,00,000 रुपये है। क्लियर हो गई बात? अब ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने यहाँ डेप्रिसिएशन को ऐड करा था। क्यों ऐड करा था? मैं इसका ही रीज़न आपको देने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। हमारी किताबों में प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 रुपये। तो मेरी पॉकेट में भी पैसा कितना है? 1,00,000 रुपये। अब मैं यहाँ पर सैलरीज पे करता हूँ अपने एम्प्लॉइज़ की 20,000 रुपये। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं 1,00,000 रुपये में से 20,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा? 80,000 रुपये बचेगा या नहीं? कितना पैसा बचेगा मेरे पास? 80,000 रुपये। तो मैं यहाँ 80,000 लिख दूंगा। अभी लिख नहीं रहा, मान कर चलें यहाँ 80,000 आएगा। तो मेरे पास रिकॉर्ड में कितना पैसा है? 80,000 रुपये। और अब रियल लाइफ में आइए, मेरी पॉकेट में कितना पैसा था? ये जो 1,00,000 रुपये ये मेरी पॉकेट में है। तो मेरे पास पॉकेट में है, मैंने क्या करा? 20,000 रुपये निकाल कर सैलरीज़ के पे कर दिए। तो अब ये बताइए, मेरे पास भी मेरी पॉकेट में 80,000 रुपये बचे और रिकॉर्ड में भी कितना है? 80,000 रुपये। दोनों सही चल रहे हैं या नहीं? जी सर, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर रेंट पे करा 10,000 रुपये का। कितने का रेंट पे करा? 10,000 रुपये का रेंट पे करा। क्लियर है बात? तो बताइए, 1,00,000 में से 20,000 और 10,000 जाएंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा? 70,000 रुपये। चलिए, अब पॉकेट में कितने पैसे थे मेरे? 80,000 रुपये थे। मैंने उन 80,000 में से ये 10,000 का रेंट पे कर दिया। तो बताइए, मेरी पॉकेट में भी कितना पैसा बचा? 70,000 रुपये बचा। मतलब मेरे पास भी 70,000 रुपये हैं और किताबों में यानी कि रिकॉर्ड में भी मेरे पास 70,000 रुपये हैं। नो प्रॉब्लम, सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद मैंने लिया टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस लिए और ये भी मैंने 10,000 रुपये पे करे। तो मेरे पास बताइए, 1,00,000 में से जब मैं 40,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000 रुपये आएगा या नहीं? मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 60,000। तो मेरे पास रिकॉर्ड में कितना नेट प्रॉफिट है? 60। मेरी पॉकेट में कितना था? 70,000। अभी 70,000 में से 10,000 मैं पे कर दूंगा टेलीफोन एक्सपेंसेस के। तो बताइए, मेरी पॉकेट में भी 60,000 रुपये हैं। तो बिल्कुल बराबर चल रहा है। मैं रिकॉर्ड में भी मेरे पास 60,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। 1,00,000 में से ये 40,000 माइनस करोगे, 60,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है और मेरी पॉकेट में भी 60,000 रुपये है। क्लियर हो गई बात? अब मैंने यहाँ पर लिख दिया डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो मैंने यहाँ लिखा वो लिखा मैंने 5,000 रुपये। कितना लिखा मैंने यहाँ पर? डेप्रिसिएशन 5,000। तो अब मुझे ये बताइए, 1,00,000 में से जब मैं ये 45,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 55,000 आएगा। कितना आएगा नेट प्रॉफिट मेरे पास? 55,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। रिकॉर्ड में तो मेरे पास नेट प्रॉफिट है 55,000। मेरी पॉकेट में कितना पैसा था? डेप्रिसिएशन को हटा दें, 1,00,000 में से 40,000 में पे कर चुका हूँ। मेरी पॉकेट में कितना पैसा है? 60,000। यानी कि मेरे पास तो 60,000 रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि 60,000 का प्रॉफिट है मेरे पास जो बचा हुआ है। लेकिन मेरी किताबों में 55,000 का नेट प्रॉफिट है। मुझे ये बताइए, सही नेट प्रॉफिट 55,000 है या 60,000 है? ठीक है, सही नेट प्रॉफिट तो मेरी जेब में जो बचा हुआ है वो है 60,000, लेकिन मेरे रिकॉर्ड में कितना आ रहा है? 55,000। तो गर्ल्स, इस वजह से ये नेट प्रॉफिट है ना, मैनिपुलेट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड में तो 55 था। हम करते क्या हैं, P&L अकाउंट की डेबिट में वो खर्चे भी दिखा देते हैं जो हमने कैश में पे कर दिए, और वो खर्चे भी दिखाते हैं जो कैश में पे नहीं होते, जिन्हें हम लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है? किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आना क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे मशीन पे, फर्नीचर पे, कंप्यूटर पे। क्लियर हो गई बात? तो
अगर आपका कंप्यूटर 1 लाख का था और आज उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 हो गई तो 30,000 का क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। मुझे ये बताइए, ये डेप्रिसिएशन आपका फ़ायदा है या नुकसान है? नुकसान है। तो बेटा इसलिए इसे कहा जाता है नॉन कैश एक्सपेंस। क्या कहा जाता है इसे? हमें नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। और कोई भी खर्चा जो नॉन कैश है यानी कि कैश में पे नहीं होता, वो आपका नुकसान ही तो होता है। तो आप इसे नॉन कैश एक्सपेंस कहो, क्योंकि अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन के लिए नॉन कैश एक्सपेंस वर्ड यूज़ होता है। लेकिन हमें पता है जो खर्चे नॉन कैश होते हैं उन्हीं को लॉसेस कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो मुझे ये बताएं, आपका सही प्रॉफिट कितना है? 60,000 रुपये है या नहीं? जो मेरी पॉकेट में, वो 60,000 कैसे आया था? 1 लाख रुपए में से मैंने ये 3 पेमेंट कर दी थी, 20,000, 10,000, 10,000। तो मेरे पास कितना पॉकेट में रखा हुआ है नेट प्रॉफिट? 60,000, जो सही है। जबकि मेरे पास रिकॉर्ड में कितना है? 55,000। तो अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे वाकई में 60,000 का प्रॉफिट चाहिए तो ये जो मेरे पास नेट प्रॉफिट है 55,000, ठीक है, इसमें मुझे वापस ये डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। ये जो डेप्रिसिएशन है ये वापस ऐड करना होगा, ताकि 55,000 में मैं 5,000 रुपये ऐड कर दूं और मुझे सही नेट प्रॉफिट पता चल जाए, जो कितना है? 60,000 रुपये। तो बेटा ये वजह होती है इस नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड करने की। और ये डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है ये डेप्रिसिएशन? नॉन कैश एक्सपेंस है। इस वजह से हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं ताकि हमें सही सही नेट प्रॉफिट पता चल जाए। क्या पता चल जाए? हमें सही सही नेट प्रॉफिट। इस वजह से डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब आपको मैं ये समझाता हूँ ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये हर कोई आपको इस तरीके से नहीं बता सकता, ठीक है, कि ये डेप्रिसिएशन हम क्यों ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन को हम यूं ऐड करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा जो सही नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो हमसे खो जाता है, किताबों में खो जाता है। रियल में तो हमारे पास होता है लेकिन किताबों में खो जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कहता है भाई देखो मेरे अंदर तो वो सारी बातें आएंगी जो सही सही हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको एग्जैक्टली बताता है कंपनी के पास कितना कैश आया कितना कैश गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप में से किसी स्टूडेंट के पास 100 रुपये हैं, तो हम ये कहेंगे भाई इसी स्टूडेंट की जो वैल्यू है कितनी है? 100 रुपये। उसने उसमें से 70 रुपये खर्च कर दिए, बिल्कुल सही बात है। 70 खर्च हो गए तो सेविंग कितनी हो गई? 30 रुपीज़। ये बात बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो यही ट्रांसपेरेंट बातें कौन करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है। क्लियर है बात? अब ज़रा एक चीज़ आप ये देखिएगा, ये तो आपका था P&L अकाउंट। मैं दोबारा से यही P&L अकाउंट आपका लेता हूँ और इसमें आप देखिएगा यहाँ पर ये आपका GP है, ग्रॉस प्रॉफिट।